एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज हेल्दी रहिए और बच के रहिए। ओके, फाइनली हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक 4 है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। किस तरीके के आप इन्वेस्टमेंट पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 4 में। इससे पहले कि हम टॉपिक 4 को शुरू करें, आपको पिछले जो 3 टॉपिक है और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, दैट इज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्लीज पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे आगे आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ मत आइए। तो पहले आप पहले जाकर वो 3 जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो वीडियो को जाके आप देखिए, ठीक है। और जिन्होंने देख ली है बहुत अच्छी बात है, उनको वेरी गुड। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक 4, जो बात करता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, वो ये जान ले कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, हम लोग बहुत मैं मान के चल रही हूँ कि किसी को थोड़ा सा भी मतलब नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको उठा रही हूँ, नीचे से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब जनरल टर्म्स में क्या होता है। मतलब जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इंग्लिश मीनिंग है, वो टर्म का मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। उसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं फॉर रिटर्न ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मनी को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उससे हम या तो प्रॉफिट या फिर इनकम को क्या रिटर्न में पा सके। ये होता है नॉर्मल टर्म्स के अंदर, मतलब कि भाई हर इंसान आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि वो चाहता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं और बदले में मुझे उससे कुछ मिले। अब क्या मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, वेदर वो इनकम भी हो सकती है, वो प्रॉफिट भी हो सकती है, वो गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जनरल टर्म्स में ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन कई लोगों को ना ये भी नहीं पता होता क्या कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। सोचो कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर दोनों में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट में भी हम पैसा लगा रहे हैं, एक्सपेंडिचर में भी पैसा लगाते हैं, तो उसमें दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा किसी भी टर्म्स में लौट कर नहीं आता, वहां से हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जब हम पैसा लगाते हैं तो वहां पर्पस ये होता है कि यहां से हमें पैसा क्या आएगा, रिटर्न आएगा। अब आप एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। देखिए, एक्सपेंडिचर का आप एग्जाम्पल लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज जिसे आप खरीदो, जिसमें आप पैसा लगाओ पर वहां से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। जैसे आपके घर में अलमीरा होती है, आप स्टेशनरी का सामान लेते हो, आपके घर का कूलर, वो सारी चीजें जिसमें आपने आज तक पैसा खर्च करा है पर उसने आज तक वापस पैसा नहीं कमा के दिया आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये जहां पे पैसा लगा रहे हो पर वापस नहीं आएगा कभी, वो कहलाता है एक्सपेंस। लेकिन जहां पैसा लगाने के बाद वो आपको रिटर्न मिल सकता है, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने किसी मशीनरी पे इन्वेस्ट करा, फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है ना। अभी कोई इंस्टीट्यूट के जो ओनर है वो कई बार फोटो स्टेट के लिए मशीन के लिए खर्च करते हैं, या स्कैनर के लिए, प्रिंटर के लिए खर्च करते हैं, तो वो उनके लिए खर्चा नहीं है, वो उनके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि उस पर काम करके वही इनकम वहां पे क्या आएगी, रिटर्न आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हो, ठीक है। अब आप डिसाइड करो, आपको अपने आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है ना, पैसे लगा रहे हैं। अब आपके पेरेंट्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट बनना है या एक्सपेंडिचर बनना है, ये आप डिसाइड करोगे। देखो, पेरेंट्स ने पैसा लगाया, एक बच्चा है, उस पर पैसा लगाया, खूब सारा पैसा लगाया, पेरेंट्स ने सारी स्कूलिंग कंप्लीट करा दी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दी, सब कुछ कंप्लीट करा दिया, लेकिन अभी भी वो कुछ कर नहीं रहा। ना तो वो जीडीपी में कुछ ग्रोथ दे रहा है, ना वो टैक्स पे कर रहा है, ना वो अपने घर वालों को कुछ दे रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, ये पेरेंट्स का क्या बन गया, खर्चा बन गया, खर्चा हो गया, डूब गया, चला गया, वापस कुछ नहीं मिला। लेकिन वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के पैसे को इन्वेस्टमेंट बना देते हैं, यानी जो रिटर्न्स देते हैं, जो उनको वापस उसका रिटर्न देते हैं, जो अच्छा आगे बनते हैं, कुछ अपना करियर में आगे जाते हैं, देश की तरक्की में, देश की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टमेंट व एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, ठीक है। आप बच्चे सोच रहे होंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, डिसाइड कर लो, ओके। तो ये तो तुम्हारे थे जर्नल टर्म्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक के टर्म्स। देखो, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इकोनॉमिक लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट का मतलब अलग होता है।
यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द, ध्यान से देखना जरा वर्ड्स को, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। बस यही रुक जाइए जरा, यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लेना। क्या बोला मैंने, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जब हमारे एक साल के अंदर हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। अब कई बच्चों को क्वेश्चन आ गया होगा माइंड में डाउट कि कैपिटल स्टॉक क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज यानी कि जिसमें आप, जब आप अपने कैपिटल को स्टॉक करते हो, यानी कि जब आप बड़ी बड़ी कैपिटल गुड्स में पैसा लगाते हो, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्टॉक। यानी जब आप कैपिटल गुड्स में खर्चा कर रहे हो। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होती है। कैपिटल, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जो कंज्यूमर के जो प्रोडक्शन करने के काम आती है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन करने के काम आती हैं, ठीक है ना। और इससे बोल रहा है कि कैपिटल स्टॉक में पैसा लगाया जा रहा है, यानी कैपिटल स्टॉक में अगर इंक्रीजमेंट हो रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक पर्सन है जिसकी डरावनी शक्ल है काफी, ये है मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए जो है वो सोच रहा है कि उसे क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, पर उसको ना इंग्लिश टर्म वाली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उसको इकोनॉमिक्स वाली इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इसको पता चला कि कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स में। अब कैपिटल गुड्स हमारी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी ऐसी गुड है, ऐसी कैपिटल गुड है जिसमें जब आप पैसा लगाते हो तो वही गुड वापस आपको पैसा कमा के देती है। देखो आप मशीनरी में पैसा लगाओगे तो मशीनरी प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन से सप्लाई करेंगे, सप्लाई से सेल होगी, सेल से वापस क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। यानी आपने पैसा लगाया और वो पैसा आपको क्या कर वापस उस मशीनरी ने कमा के दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक करना। तो वही बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है इकोनॉमिक टर्म्स में, जब आप अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ा देते हो, यानी जब आप ऐसी गुड्स एंड मशीनरी पे, ऐसी कैपिटल गुड्स पे जब पैसा लगाते हो तो आपका कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाता है पूरे साल में, और उसी को क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आपको क्लियर हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल स्टॉक को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा, आपको दिख रहा होगा ये डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब ये जो साइन बना हुआ है इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा के का मतलब क्या होता है, चेंज इन कैपिटल। साल भर में कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आया, आप सबको पता है हमारा साल होता है अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है ना, जो हमारा अप्रैल से मार्च की तरफ चलता है। अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। वैसे जो हम फॉलो करते हैं डेली लाइफ में वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, दैट इज जनवरी टू दिसंबर। लेकिन जब हम ऐसी चीजों के लिए फॉलो करते हैं दैट इज अकाउंटिंग ईयर, और अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। तो एक साल में बहुत सारा स्टॉक होता है जो कंपनी अपने पास इकट्ठा करती है। तो वो बता रहे हैं सिंपल कि भाई साल के खत्म होने से लेके, साल के शुरू होने से लेके साल के खत्म होने तक जो कैपिटल स्टॉक है उसमें कितना चेंज आया। बहुत सारी एसेट आई होगी और बहुत सारी एसेट गई भी होगी। होता है कि नहीं होता ऐसा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब प्लीज फोकस रखना ध्यान से। एक होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि एसेट का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो आपको पैसा कमा के दे। एसेट और कैपिटल गुड एक जैसा कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि कैपिटल गुड में पैसा लगाते हो वो भी आपको रिटर्न करती है, और एसेट में भी पैसा लगाते हो वो भी आपको कमा के देती है। तो कह रहा अगर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, कह रहा है कि अगर फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में इंक्रीजमेंट होती है, यानी फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में इंक्रीजमेंट होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे प्लांट हो गया और मशीनरी हो गया, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े मशीनरी हो गई, इनको फिक्स्ड एसेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए परचेज किया जाता है, इनमें पैसा लंबे टाइम के लिए लगाया जाता है। ये फिक्स्ड होते हैं, ये बार बार नहीं बदले जाते। ये करोड़ों करोड़ों रुपए में आते हैं, करोड़ों करोड़ों में आने वाली मशीनरीज हर 2 महीने में चेंज नहीं होती। इनको कम से कम 10-12 साल तक के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है,
फिक्स्ड एसेट कहा जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। तो सिंपल सी बात बोला कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जब आपका जो फिक्स्ड एसेट का स्टॉक है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे प्लांट और मशीनरी। और कह रहे हैं इसे हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन समझना, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि आप अपनी कैपिटल को क्या करो, फॉर्म कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप इतने सारे बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो एक तरीके से वो पैसा लग रहा है, वो आपकी कैपिटल ही तो है, वो आपकी कैपिटल फॉर्म होती जा रही है, बनती जा रही है, जो आगे आपको और कैपिटल बनाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिस्टर ए है, ठीक है ना। अब मिस्टर ए ने क्या करा, पहले मिस्टर ए ने 5 करोड़ रुपए मान लो इस एसेट में खर्च करे। ये हमारी एक मशीनरी है, ठीक है ना, ये मशीनरी है। 5 करोड़ रुपए ने इस एसेट में लगाए। इस 5 करोड़ की मशीनरी ने इनको 50 करोड़ का माल तैयार करके दिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 5 करोड़ की इन्होंने लगाए, कैपिटल लगाई। अब इस कैपिटल को फॉर्म कैसे किया इन्होंने 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ का माल बनाया, और 50 करोड़ का माल इन्होंने 100 करोड़ में सेल किया। आप समझे कि कैसे कैपिटल फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हमारी फिक्स एसेट्स की वजह से क्या होती है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या हुआ कि जब आप पैसे से पैसा बनाते हो, कैपिटल से और कैपिटल फॉर्म करती, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, इसमें मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो निकलती कैसे है। तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जो एंड का जो आपका स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों ने अकाउंट में पढ़ा होगा, तो साल के एंड में होता है 31 मार्च को जो स्टॉक बचता है वो। तो क्लोज स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो ये इन कैपिटल स्टॉक जो एंड में जो बचा होगा वो, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हम साल के बिगिनिंग में लेकर आए थे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद प्रोड्यूसर ड्यूरिंग ईयर, मतलब बोला कि प्रोड्यूसर के पास पूरे साल में फिक्स्ड एसेट कितनी बढ़ गई। भाई जितनी साल में बची थी और जितनी हम लेकर आए तो उसमें से जब दोनों को माइनस कर देंगे, एंड वाले में से बिगिनिंग वाले को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा हमारी कितनी फिक्स्ड एसेट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। अब देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन प्रोड्यूसर्स होल्ड स्टॉक ऑफ, ध्यान सुनना, जब प्रोड्यूसर कौन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने वाला, कह रहे जब प्रोड्यूसर होल्ड करता है स्टॉक, किसका स्टॉक, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का। ध्यान से सुनना, फिनिश गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड दी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब जो आधी तैयार हो गई हैं, बाकी का काम ही होना बाकी रह गया है, तो वो कहलाती है सेमी फिनिश गुड्स। और लास्ट क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप समझते हो, कच्चा माल। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा ले लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्रेड बनाना है, तो उसके लिए मैदा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब ब्रेड खाली मैदा से नहीं बनेगा, मैदा और वगैरह जो भी इसके साथ चाहिए होता है वो सारा क्या होगा, रॉ मटेरियल। और उससे मैंने आधा आटा बना दिया, मतलब आधा काम कर दिया, आटा बनके तैयार हो गया जिससे ब्रेड बनना है, तो वो क्या हो गया, सेमी फिनिश गुड। और जब पूरा ब्रेड बनके तैयार हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फिनिश्ड गुड। कह रहा है वेन प्रोड्यूसर होल्ड स्टॉक ऑफ, कह रहा है जब कोई प्रोड्यूसर इन तीनों चीजों का स्टॉक होल्ड करता है उसे बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक। क्योंकि इन्वेंट्री में सिर्फ एक चीज नहीं आती, इन्वेंट्री में ही तीनों चीजें आती है, और फैक्ट्री में ही तीनों तरीके का माल जो होता है वहां पे रखा हुआ होता है। अच्छा, और इन्वेंट्री अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे कि वही कि अगर एंड में जो इन्वेंट्री बची है, एंड में जो स्टॉक बचा है वो उसमें से माइनस कर देंगे बिगिनिंग वाले स्टॉक को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इन्वेंट्री के स्टॉक में कितना चेंज आ गया। ठीक है ना, साल में जो बचा और पहले वाला जो था उसमें से माइनस कर दो तो पता चल जाएगा हमें कितना चेंज आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब इसको पढ़ने के लिए ना आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो हर एसेट के साथ क्या आती है, फ्री में मिलती है आपको। यानी आप कोई भी एसेट लेकर आओगे, कोई भी चीज लेकर आओगे, उसमें डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे जब आप कोई चीज लेकर आते हो तो आप यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब आप उसे दोबारा रीसेल करते हो तो आपको उसको वो वैल्यू नहीं मिलती जो आपने पहले खर्च की थी। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए की कोई चीज ली, आपने यूज करी एक साल, फिर आपने उसे सेल कर, तो वो 10,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको वो 5 के मिले, 4 के मिले, 3,000 रुपए वापस मिले। ठीक है, कबाड़ी वाले को भी जब चीजें बेचो तो आपको वो गुड्स उतने की क्यों नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि आप वो यूज कर चुके हो। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। अब चलिए ध्यान से,
अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कह रहा है एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट। जब कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, जब कोई प्रोड्यूसर खर्चा करता है किस पर, न्यू एसेट्स की परचेज करने पर, न्यू एसेट्स को परचेज करने पर, और साथ में डेप्रिसिएशन भी उसमें ऐड होता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, क्या हो गया, सिंपल कि आपने नई एसेट कोई परचेज करी। जब आप कोई नई एसेट परचेज करते हो ना, तो साथ ही साथ उसमें आप डेप्रिसिएशन भी लेकर आते हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी आपका चलता रहता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि जब कोई प्रोड्यूसर खर्च करता है किसकी, नई एसेट पर, और साथ ही जब वो डेप्रिसिएशन के लिए भी काम करता है, डेप्रिसिएशन के लिए भी खर्च कर रहा है ना, क्योंकि वो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जब अपनी नेट इन्वेस्टमेंट में क्या प्लस कर दो, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हो, ठीक है। तो हमारी क्या बन जाती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। वो बोला कि देखो यहाँ पर भी हमने न्यू एसेट परचेज करी थी, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बोला कि सिर्फ न्यू एसेट की बात करेंगे, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, यानी यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की बात नहीं करते। आप समझो क्यों, नेट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई गुड 10,000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है ना। तो ये 10,000 रुपए की गुड में क्या थी, दो चीजें थी, एक तो थी क्या, डेप्रिसिएशन, और दूसरी क्या थी, इसकी प्राइस, जो इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। तो प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, इससे क्या बनती है, इसकी ग्रॉस वैल्यू बनती है। और अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं ये डेप्रिसिएशन हटा दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगी, नेट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपए किसी चीज में लगाए थे, और 10,000 रुपए लगाने के बाद देखो मैंने 2020 में 10,000 रुपए लगाए थे, ठीक है ना। 2021 में उसकी वैल्यू, उसका जो डेप्रिसिएशन है, जब उसको सेल करने गई तो उसमें से डेप्रिसिएशन कितना, 5,000 रुपए क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2021 में उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, सिर्फ 5,000 रुपए ही क्या हो गई, बची। तो ये हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से जब हमने 5,000 डेप्रिसिएशन हटा दिया तो हमारी क्या बच गई है, हमारी नेट इन्वेस्टमेंट बच गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि वो खर्चा जो सिर्फ हम एसेट्स के परचेज करने पर करते हैं और जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, वो हमारी क्या कहलाती है, नेट इन्वेस्टमेंट। इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस में से जब आप क्या करते हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, ठीक है। और बेसिकली अब आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। और हर वीडियो में ना मैं ध्यान रखूंगी, बाकी आप भी ध्यान रखिए कि जब मैं साइड हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं देख पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोट से, ठीक है। और प्लीज वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो नालायक अभी पढ़ नहीं रहे और जिनको कोई चिंता नहीं है वो भी पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। ओके जी, चलिए, थैंक यू।